अस्सलामु अलैकुम। वो एक नेकलेस उठाकर बगौर देख रहा था जब मुबश्शरा बेगम की इस पर नजरें पड़ी। तुम कब से ज्वेलरी में इंटरेस्ट शो करने लगे हो? वो बेसाख्ता ही पूछ बैठी थी। ये आपका है? उस नेकलेस पर नजरें टिकाए मुहीब इस्तफसार करने लगा। हाँ मेरा है। क्यों, तुम्हें अच्छा लगा ये? उन्होंने पहली बार मुहीब को ज्वेलरी में इंटरेस्ट लेते देखा तो मुस्कुराते हुए वो पूछने लगी। वो आजकल बहुत चहकती हुई नजर आ रही थी और क्यों ना होती, इनके बड़े बेटे की 1 माह में शादी जो होने वाली थी। उन्होंने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। इस सिलसिले में अपनी सारी ज्वेलरी निकाल कर बेड पर सजाए बैठी हुई थी कि मुहीब अजलाल मलिक की नजर इनकी ज्वेलरी में मौजूद एक सफेद डायमंड के नेकलेस पर पड़ी थी। वो नेकलेस इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने में कामयाब रहा था। इसने इस्बात में सर हिलाकर कहा, कितने में फरोख्त करेंगी आप? इसका सवाल सुनते ही मुबश्शरा बेगम चौंक कर इसकी जानिब देखने लगी थी। तुम तो वाकई बनिए बने बैठे हो। भला कोई अपनी माँ से भी खरीदो फरोख्त करता है? अगर तुम्हें पसंद आ गया है तो मैं पलवशा की बड़ी में रख दूंगी। वो आखिरी जुमला खासा जताते हुए बोली थी। नहीं, मुझे किसी और को देना है। आप बताइए कितनी कीमत है इसकी? पहले तो मुबश्शरा बेगम को लगा वो मजाक कर रहा है, मगर इस वजीहा मर्द के चेहरे की संजीदगी ने इन्हें शॉक्ड में डाल दिया था। किसी और को मैं पूछ सकती हूँ? वो कौन है वो खुश नसीब लड़की जिसके लिए मुहीब अजलाल मलिक नेकलेस खरीदना चाहता है? इनके लहजे में खैरत नुमाया थी। है कोई? इसने लापरवाही से नेकलेस का बॉक्स बंद करते हुए कहा था। तुम नजमा? वो दानस्ता तौर पर अपना जुमला अधूरा छोड़कर उसके चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश करने लगी थी। इसका हसीन चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल बेतासुर था। वो जान नहीं सकी थी, मगर अगले ही लम्हे जैसे वो अपने जहन में आने वाले ख्याल का खुद ही मजाक उड़ाने लगी थी। ये भला कैसे मुमकिन था कि मुहीब अजलाल मलिक अपनी जानी दुश्मन को नेकलेस देगा? इसने कभी पलवशा को तोहफा नहीं दिया जिससे वो मोहब्बत का दावेदार था, तो इस लड़की को कहां से देगा जो इसकी पैदाइशी दुश्मन थी, जिससे शादी भी जायदाद को हासिल करने के मकसद से की गई थी। अगर मेरी बहू के लिए नहीं है तो फिर मैं माजरत करना चाहती हूँ, मैं नहीं देने वाली। तुम ज्वेलर से ऐसा ही दूसरा बनवा लो। वो मुस्कुराते हुए इनकार कर चुकी थी। साथ नया बनवा लेने की तजवीज भी उन्होंने मुहीब अजलाल मलिक को दे डाली थी। नो, मुझे यही चाहिए। वो बड़ी संजीदगी से गोया हुआ। वो नहायत जिद्दी मजाजियत का मालिक था। वैसे तो कोई चीज इसकी आंखों को इतनी जल्दी मुतासिर नहीं करती थी, लेकिन जब कर जाती थी तो वो सिर्फ उसी की होती। ये नेकलेस आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा बनवा दूंगा। वो लाल रंग के मखमली बॉक्स को शहादत की उंगली पर रखकर गोल घुमाते हुए बड़े जिद्दी मजाजियत से कहने लगा, चलो ठीक है, मगर इस जैसा दूसरा बनवाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी एक पार्टी में इसको पहनकर जा चुकी हूँ। वो लापरवाही से कहते हुए अपने बेड पर मौजूद दूसरी ज्वेलरी के सेट समेटने लगी थी। तो फिर आप मुझे कीमत बता दीजिए। वो अपनी चेक बुक कोट की अंदरूनी जेब से निकालते हुए कहने लगा, मुहीब, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो ऐसे ही ले लो। ये मेरे सामने बनिए ना बनो, बिल्कुल अपने बाप जैसे लग रहे हो। इस वक्त इस खूबरू नौजवान को देखकर वो खासा चिढ़ते हुए बोली, नहीं, ऐसे नहीं, मुझे खरीदना है इसे, ताकि आप बाद में इसे अपना ना कह सके। वो मज़ाहिका खेज अंदाज में गोया हुआ था। वैसे भी हसाब बाप बेटे का इस मामले में मुहीब अजलाल मलिक को आप खरा बनिया पाएंगी। मुबश्शरा बेगम ने इसकी बात को मजाक गुमान करते हुए नेकलेस की कीमत बताई।
इसने रकम लिखकर तेजी से चेक इनके आगे बढ़ाया। ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा है, इस कीमत में तो 3 बन जाएंगे। इस जैसे वो बॉक्स हाथ में लेकर जाने ही लगा था जब मुबशिरा बेगम ने हैरत से चेक पर नजर डालते हुए कहा, डैड जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं मैं, मुझे रिश्तों और पैसों में फर्क करना आता है। वो पलटकर बड़ी संजीदगी से कहता हुआ बॉक्स लेकर कमरे से बाहर निकला। मुबशिरा बेगम ने तो मज़ाहिका खेज अंदाज में कहा था, इन्हें क्या खबर थी कि मुहीब अजलाल मलक को बुरा लग जाएगा। वो जानती थी इनका बेटा खरा सोना है, वो लड़का बिल्कुल भी अपने बाप जैसा नहीं है। जब अपने कमरे में मुहीब अजलाल मलक दाखिल हुआ तो वो हसीन दुश्मने जान सेल पर नजरें टकाए दोनों हाथों की लंबी और सफेद उंगलियों से टाइपिंग करते हुए संगार दान के पास खड़ी नजर आई। वो अपने सेल में इतनी मगन थी कि इसे खबर ही न हुई कि मुहीब कब कमरे में दाखिल हुआ और कब इसके पीछे आकर खड़ा हुआ। वो बुरी तरह चौंकी थी जब अचानक पीछे से किसी ने इसे अपने हसार में जकड़ा था, मगर अगले ही लम्हे मुहीब अजलाल मलक को आईने के अक्स में देख गहरा सांस लेते हुए बड़ी पुरस्कून अंदाज में बोली, ऐसा क्यों लग रहा है इस मैसेज में जो कि जलात के कहकर बात की जा रही है वो मेरे मुतल्लिक है। नजमा खूब वाकिफ थी, इसकी निगाहें बहुत शार्प हैं। वो एक ही निगाह में मैसेज पढ़ लेगा जो वो मारिया को भेज रही थी। मुहीब को देखकर इसने तेजी से सेल हड़बड़ाहट में ऑफ कर दिया था, मगर शॉक्ड सी आंखें तब बड़ी हुई जब वो कान के पास मुंह लाकर आहिस्ता मगर बड़े सर्द लहजे में इस्तफसार करने लगा। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे मैसेजेस को यूं पढ़ने का। मानना वो डर गई थी, मगर अगले ही लम्हे अकड़ कर अपना डर दूर करने की कोशिश करने लगी, साथ साथ अपने हाथों से इसके हसार को खोलने की सही भी जारी थी। एक्सक्यूज मी नजमा, मैंने दानिस्ता तौर पर ये अमल नहीं किया, बस नजर पड़ गई थी मेरी। मुहीब अजलाल मलक फौरन ही जुज़बुज़ होकर इसे अपने हसार से आजाद करते हुए बोला। मुहीब नहीं चाहता था कि वो लड़की ये समझे कि वो उस पर नजर रख रहा है, और सच भी बिल्कुल यही था। वो अब उस पर बिल्कुल भी नजर नहीं रखवा रहा था। इस बॉक्स में क्या है? इसकी निगाह मुहीब अजलाल मलक के हाथ में पकड़े लाल ज्वेलरी के बॉक्स पर गई थी तो वो बड़े तजस्सुस से इसकी जानिब मुड़कर पूछने लगी, कैसा लगा? इसके सवाल करते ही मुहीब ने बॉक्स इसके सामने खोला और नेकलेस इसमें से निकाल कर अपने हाथ से इसे पहनाने लगा। नजमा ने इसकी मदद करते हुए अपने सारे बाल सीधे कंधे पर डाल लिए थे। नेकलेस पहनाते वक्त वो बहुत करीब आ गया था, इतना कि उसकी गर्म सांसें वो अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस कर रही थी। इसकी नजदीकी अपने दिल पर जबर करके वो बर्दाश्त करने लगी। वो पहनाकर एक कदम दूर हटकर इसे बगौर देखने लगा। जितना सोचा था वो लड़की इससे कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी उस नेकलेस में। वो जिंदगी में पहली बार किसी को तोहफा दे रहा था। जवाब में फक्त इसके शुक्रिया का मुंतजिर था। चाहता था वो पसंद करे इसकी पसंद को और खुशी का इजहार भी करे। इसने मुहीब के इस्तफसार करते ही आईने की जानिब अपना रुख किया था, ऐसा जैसे किसी मालिक ने अपने पालतू जानवर के गले में पट्टा पहनाया हो। नेकलेस इसकी सुराही दार सफेद गर्दन से बिल्कुल चिपका हुआ था। अपनी लंबी लंबी उंगलियां इस पर मिस करते हुए आईने में अपना अक्स देख दिल चले अंदाज में नजमा गोया हुई। इस लड़की का कहा जुमला नश्तर से ज्यादा दिल खराश मालूम हुआ। नीली आंखों में जैसे चंद लम्हों में ही शोले बरकने लगे थे। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ पलटी, तुम क्या समझते हो मेरी पूरी जिंदगी को तबाह करके बदले में एक डायमंड का नेकलेस दोगे और मैं मुस्कुराते हुए तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी? वो जैसे दिल ही दिल जल रही थी इस नेकलेस को देखकर। इसे लग रहा था मुहीब ने अपनी फतह जाहिर की उस पर
इस नेकलेस नमा पट्टे को पहनाकर, काश इस पट्टे की रसाई तुम्हारी जुबान पर भी होती। वो इस नाजुक सिफ्त लड़की को थोड़ी से पकड़कर मजबूती से उसकी सिया नशीली आंखों को तकते हुए जुज़बुज़ होकर बोला था। इसका जवाब सुनते ही नजमा की तो तन बदन में आग लग गई। मजलूम के पास एक जुबान ही तो होती है, तो क्या तुम मुझसे मेरे बोलने का हक भी छीन लेना चाहते हो? वो मुकाबिल का हाथ अपनी ठोड़ी से झटक कर हटाते हुए गर्राते हुए गोया हुई। अगले ही लम्हे इसने अपने गले से खींचकर वो नेकलेस उतार कर मुहीब अजलाल मलक के हाथ में रखा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे और मेरे बच्चे को सिर्फ अपना नाम दे दो, वही काफी है। कोई गुनाह नहीं किया है मैंने जो खुद को और अपने बच्चे को छुपाती फिरूं। इसकी आंखों में गम और गुस्सा झलकने लगा था। इसे लगा वो सितमगर जवाबी कार्रवाई करेगा, मगर ये देखकर वो जुज़बुज़ हुई कि वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। तुम बहुत ही बेहिस हो मुहीब अजलाल मलक, देखना तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की बद्दुआ लगेगी। आएगा ऐसा वक्त जब तुम मेरी तरह सुकून के लिए तड़पोगे और तुम्हें वो मयस्सर नहीं आएगा। वो इंसान था या पत्थर? नजमा को तो पत्थर ही मालूम हुआ था, कोई तासुर ही नहीं था उसके चेहरे पर। वो पांव पटकती दूसरे हिस्से में चली गई थी और शीशे का दरवाजा बंद कर लिया था। अंदर कमरे की सारी लाइट्स भी बंद कर दी ताकि वो सितमगर चाहकर भी देख न सके उसे। इसके जाने के बाद अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो नेकलेस देखा। मौजसा ही होता अगर तुम्हें अपनी जीनत बनने का मौका दे देती। वो नेकलेस को देख सन्नफी में झटकते हुए कहने लगा। फिर वापस नेकलेस को इसके बॉक्स में सजाकर अपनी अलमारी में रखकर ड्रॉ से सिगरेट का डब्बा उठाकर बाहर चला गया। मुहीब अजलाल मलक, तुम्हारी शादी सर पर रखी हुई है और तुमने अभी तक इस लड़की से पेपर्स साइन नहीं करवाए। मुबश्शरा बेगम आज ऑफिस चली आई थी क्योंकि घर पर तो मौका मिलता नहीं था उससे बात करने का। वो अपने कैबिन में बैठा काम करने में मगन था। जब मुबश्शरा बेगम दाखिल हुई थी, इन्हें वो काफी वक्त से टालने की कोशिशों में लगा हुआ था क्योंकि वो इल्म रखता था इन्हें क्या जरूरी बात करनी है उससे। अम्मी हजूर, मैंने कहा तो है आपसे मैं करवा लूंगा, तो आप इस मामले से जरा दूर रहिए। इस मामले को लेकर इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हैं आप? वो नहायत पुर इत्माद लहजे में जवाबदा हुआ। बस कर दो मुहीब, ये जुमला मुझे सुनते सुनते 3 महीने गुजर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है तुम अपनी राह मंजिल से भटक रहे हो। वो लड़की तुम्हें भटकाने में कामयाब हो चुकी है, वरना मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है तुमने मुझसे खुद कहा था कि निकाह के 1 हफ्ते के बाद ही तुम साइन करवा लोगे। वो इस खूबरू नौजवान को इसी के जुमले याद करवा रही थी। मैं मौका ढूंढ रहा हूँ, वो जाहिल नहीं है कि पढ़े बगैर साइन कर देगी। मुझे अभी इसका यकीन जीतने की जरूरत है। सामने सोफे पर बैठी अपनी वालिदा की जानिब देख वो नहायत नॉर्मल अंदाज में कहने लगा था, चलो चलो देख लेते हैं, मगर कभी भूलना मत हमारा सारा पलायन इसी साइन पर टिका हुआ है कि तुम इस लड़की से प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स साइन करवाओगे, जाजा को इसका हिस्सा दे दोगे और खुद इस्लामाबाद जाकर अपनी जिंदगी का नए तौर से आगाज करोगे। शादी के बाद अगर पलवशा के साथ हमेशा के लिए पुरसकून जिंदगी बसर करना चाहते हो तो जल्द से जल्द इस मामले को निपटा दो। बेहतर यही है इस सब के लिए। इनका लहजा नसीहत अमेज था। वो सोफे से उठ खड़ी होकर अपना पर्स कंधे पर टांगते हुए बोली, अम्मी हजूर बैठ जाइए, मैं कुछ खाने के लिए मंगवा लेता हूँ। वो फाइल जल्दी से बंद करते हुए मेहमान नवाजी वाले अंदाज में कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे पार्टी में जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, रात को घर पर मिलते हैं। वो मुस्कुराकर कहती हुई कैबिन से निकल गई थी, जबकि इनके जाते ही मुहीब अजलाल मलक ने एक गहरा सांस हवा में खारिज किया।
मॉम आप आइए, अंदर आइए। रूसा बेगम बहुत फक्रमंद रह रही थी नजमा को लेकर। इन्हें लगने लगा था कि मुहीब अजलाल मलक अपनी नफरत और दुश्मनी इसे कमरे में बंद करके निकाल रहा है। नजमा ने अभी तक किसी को अपनी प्रेगनेंसी के मुतालिक नहीं बताया था, हत्ता कि अपनी वालदा को भी नहीं बताया था। वो नहीं चाहती थी कि जैसे वो हर वक्त परेशान और फिक्रमंद रहती है वैसे ही इसकी माँ भी रहे। बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें मजीद इस जालिम शख्स की कैद में नहीं रहने दूंगी। ये तो तुम्हें कमरे में अकेला रखकर ज़हनी मरीज बना देगा। वो अपनी दुश्मनी तुम्हें इस तरह अपने कमरे में कैद करके निकालेगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तुम ठीक कहती थी। उसके बारे में वो रोते हुए डायरेक्ट इसके सीने से लग गई थी। नजमा ने इन्हें अपने बेड पर बैठाया। जल्दी से जग से पानी शीशे के गिलास में निकाल कर इनके सामने लाई। मोम आप पानी पीजिए। वो अपनी माँ की बराबर में बैठते हुए इनके मुंह से पानी का गिलास लगाने लगी थी। मोम, जैसा आप सोच रही हैं वैसा तो कुछ भी नहीं है। मुहीब ने मुझे बिल्कुल भी इस कमरे में कैद नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से इस कमरे में रह रही हूँ। मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं वाकिफ हूँ मुहीब अजलाल मलक की नफरत से। वो दोनों हाथों से इसके हसीन चेहरे पर प्याला बनाकर बड़ी तेजी से बोली। इनका चेहरा बता रहा था वो किस कदर परेशान है। मैं यहाँ से लेकर तुम्हें कहीं दूर चली जाऊंगी जहां मुहीब अजलाल मलक और इस मलक खानदान का साया भी न पड़े तुम पर। फिर हम कोर्ट के जरिए मुहीब से खुला ले लेंगे। तुम्हें इस तरह गुट गुट कर जीने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरी बच्ची। मेरे पीछे कोई नहीं था, इसलिए इन जालिमों ने जितने जुल्म किए मैंने तो बर्दाश्त किए, मगर तेरे पीछे तेरी माँ मौजूद है। अभी तू फिक्र मत कर मेरी बच्ची। वो अभी बोल ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला। मुहीब को देख रूसा बेगम की आंखों में कदवरत उमड़ आई। इनका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े मगरूर और जालिम शख्स का मुंह नोच ले। इनकी आंखों में कदरुवत को मुहीब ने पहली ही निगाह में बांप लिया था। नजमा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ दिनों के लिए इसे अपने साथ अपने कमरे में रखना चाहती हूँ। मुहीब को देखते ही वो खड़े होकर दो टोक अंदाज में बोली थी। इनके लहजे में जरा बराबर भी लचक न थी। मुहीब वाकिफ था कि वो इतला दे रही हैं, इजाजत नहीं मांग रही। मॉम, नजमा ने सबसे पहले मुहीब का रिएक्शन देखा। वो हर बार की तरह ही बेतासुर चेहरे के साथ खड़ा रहा, इसे ही घूर रहा था। फिर अपनी मॉम का हाथ पकड़कर आंखों ही आंखों में इन्हें मजीद कुछ न बोलने की इल्तिजा की। ठीक है, आप ले जाइए। फक्त इतना कहकर वो दूसरे पोर्शन की जानिब बढ़ गया। अरूसा बेगम को इसके इतनी जल्दी मान जाने की तवक्का बिल्कुल न थी। वो हैरत से इसे जाता देखने लगी। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो। वह तेजी से नजमा से मुखातिब होकर गोया हुई। वो इल्म रखती थी कि इस वक्त सबसे ज्यादा महफूज पनागा सिर्फ मुहीब का कमरा है इसके लिए। अभी वो यही सोच रही थी कि मुहीब कुछ फाइल्स हाथ में पकड़े इन दोनों के सामने लंबे लंबे कदम लेता कमरे से बाहर चला गया था। मॉम, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए कमरे से मैं खुद ही नहीं निकलती। मुहीब ने मुझे कैद नहीं किया। वो तो सिर्फ सच्चाई इस सब से छुपा कर रखने में मेरी मदद कर रहा है। वो अपनी माँ को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए इन्हें हकीकत से आशना किया। प्रेग्नेंट? रूसा बेगम हैरत से दोहराने लगी थी। जी मॉम, आप नानी बनने वाली हैं। नजमा ने मुस्कुराते हुए इन्हें इतला दी, मगर इनकी आंखों में नजमा को दूर दूर तक कोई खुशी के आसार झलकते हुए नजर न आए। अजीब किस्मत थी इस बच्चे की। न माँ, न दादी, न नानी, कोई नहीं था ऐसा जिसने इसके होने की खबर सुनकर खुशी का इजहार किया हो। सच है, लालच, हसद, बुग़्ज़, उकीना, ये वो खराबियां हैं जो नस्लों को तबाह कर देती हैं। क्या मुहीब अजलाल मलक इस बच्चे को दुनिया के सामने अपना नाम देने के लिए तैयार है? इनका सवाल सुनते ही वो नजरें झुकाकर अफसरदगी और रंज भरे लहजे में बोली, पता नहीं मॉम। तो तुमने पूछा नहीं उससे? अब तक
वो तेजी से बोली थी। नहीं मॉम, हिम्मत नहीं होती मेरी। मुझे डर लगने लगता है कि कहीं वो साफ मेरे मुंह पर ना कह दे कि वो नहीं देगा। मैं चाहूं तो अबॉर्शन करवा लूं। मैं अपने बच्चे को इन जालिमों के जुल्म का निशाना नहीं बनने देना चाहती। मुझे इस बेरहम शख्स से भलाई की कोई भी उम्मीद नहीं, इसलिए हर बार चाह कर भी मैं ये नहीं पूछ पाती। हाँ, अलबत्ता इल्तिजा तो बहुत बार की है कि इसे अपना नाम दे दो। वो रोते हुए बड़ी बड़ी आवाज में जवाबदा हुई। इसकी सुर्ख आंखें गम व बेबसी की दास्तान सुनाती मालूम हो रही थी। अरूसा बेगम को कुछ खबर भी है तुम्हें? मुहीब अजलाल मलिक की दूसरी शादी की तैयारियां चल रही हैं। अरूसा बेगम इसकी कैफियत को खूब समझ रही थी। आहर को वो भी तो एक माँ थी ना, मगर फिर भी उन्होंने नजमा को इस हकीकत से रोशनास करवाया जिससे जानते बूझते भी वो लड़की मुंह मोड़े बैठी थी। इसकी आंखें मूंद लेने से ये हकीकत तो नहीं बदलने वाली थी कि मुहीब अजलाल मलिक की दूसरी शादी होने वाली है। पता है मुझे, वो आहिस्तगी से अपने नीचे के होंठ को चबाते हुए सर झुकाकर बोली। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ ये बहुत ही मुश्किल फैसला है, मगर तुम्हें तो जज्बाती होने की बजाय अक्ल से काम लेना चाहिए। ये मत भूलो, दुनिया की नजर में तुम एक कवारी लड़की हो। अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लोग तुम्हारे किरदार पर उंगलियां उठाएंगे, इसलिए हिम्मत करो और पूछो मुहीब अजलाल मलिक से कि वो क्या चाहता है। अगर वो बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना दिल पक्का कर लो। उन्होंने नजमा का हाथ पकड़कर समझाने वाले अंदाज में कहा। आखिरी जुमला सिर्फ अपनी बेटी की दुनिया के सामने इज्जत बचाने की खातिर दिल पर मनो पत्थर रखकर अदा किया था। मोम नहीं, प्लीज नहीं, हरगिज़ नहीं। ये एक कत्ल है। मैं अपनी औलाद का कत्ल कैसे कर दूं? वो फूट फूट कर रोते हुए इल्तिजा करने लगी थी। एहतजाजन बोली। वो किस दर्द से गुजर रही थी ये बस वही जानती थी। बेटा, अगर इस बच्चे का बाप इसे नहीं अपना रहा तो तुम और मैं क्या कर सकते हैं? क्या भूल बैठी हो कि लोग हमें क्या बोलते हैं? क्यों इन्हें एक और मौका देना चाहती हो? अकेले नहीं पाल सकती तुम इसे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो रोते हुए इसे समझाने की कोशिश करती रही, जिस पर वो बुरी तरह बिखर गई थी और अपनी माँ के सीने से लगकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी थी। तुम घर कब तक आओगे? इसने मुहीब को मैसेज किया। वो आज पक्का इरादा रखती थी उस सितमगर से बच्चे के हवाले से बात करने का। क्यों? खैरियत? वो मीटिंग रूम में था जब मैसेज मिला। तेजी से रिप्लाई किया। हाँ, एक जरूरी बात करनी है। फक्त इतना रिप्लाई करके सेल कोट की जेब में रख लिया। ये क्या जवाब हुआ? ये जलाद सिर्फ बोलने में नहीं, लिखने में भी कंजूस है। वो अभी चिढ़ते हुए बोल ही रही थी कि उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। जी। कमरे के दरवाजे पर मुबशरा बेगम और इनके पीछे सोबिया को खड़ा देख वो सवालिया नजरों से बोली। लड़की, मुहीब का कमरा सेट कराने के लिए मैंने हाउस डेकोरेटर को बुलाया है। एक ही हफ्ता है मेरे पास, फिर मेहमानों ने आना शुरू हो जाना है, इसलिए अपना सामान समेटो और नीचे कमरे में जाओ। मुबशरा बेगम सख्त लहजे में हुक्म सादित करते हुए बोली। नजमा इस लम्हे सोच में पड़ गई। इससे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। मैं पहले मुहीब से बात कर लूं, फिर देखते हैं। वो गंभीर लहजे में सोचते हुए गोया हुई। बहुत कुछ था इसके जहन में, डर कि वो सितमगर इनकार न कर दे बच्चे को दुनिया के सामने अपना नाम देने से, मगर जहां डर का पहरा था वहीं इस खूबरू नौजवान का उसने सलूक हल्की सी उम्मीद भी बांध रहा था कि शायद वो सबसे लड़कर इसे और इसके बच्चे को अपना नाम दे दे। वो चाहे तो सब ठीक कर सकता था, इसलिए वो इंतजार करना चाहती थी इसके जवाब का। मुहीब से क्या बात करोगी? इसी ने तो हाउस डेकोरेटर को हायर किया है। कमरे से निकलो।
मुझे ख्वामखा के ड्रामे मत दिखाओ। ये तो मेरी शराफत है कि तुझ जैसी से भी मैं इज्जत से बात कर रही हूँ। मुबशरा बेगम का लहजा गिरगर से भी तेज बदला था। वो बड़ी हकारत बड़ी नजरों से नजमा के सरापे पर डालते हुए गुस्से से गोया हुई। मना कर दो। सोबिया आंखों के इशारों से नजमा को इनकार करने का कहने लगी थी। मैंने कहा ना आपसे, मैं पहले मोहिब अजलाल मलक से बात कर लूं, फिर देखते हैं। वो अभी भी बड़े मुहज्जिब अंदाज से बात करने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुबशरा बेगम इसके नजदीक इसके काबिल न थी। मैं मोहिब की माँ हूँ, भूल गई हो क्या? इस घर की मालकन यहाँ मेरा हुक्म चलता है। मोहिब भी वही करता है जो मैं कहती हूँ। तुम कमरे से अपना सामान समेटो, वरना मैं नौकरों से बाहर फेंकवाने में देर नहीं लगाऊंगी। नजमा का जवाब सुनकर वो तिलमिला उठी थी। पिछली बार तो वो इनके कहते ही कमरा छोड़कर चली गई थी, फिर इस बार ऐसा क्या हो गया था जो वो लड़की इतने बड़म से इनकार कर रही थी? यकीनन ये लड़की मोहिब को अपने बच्चे के जरिए मुट्ठी में कर चुकी है, तभी तो इतनी मुतमिन नजर आ रही है। वो दिल में ये सोचकर मजीद आग बगोला हुई। मोम छोड़ दीजिए ना, मोहिब भाई आ जाएंगे तो देख लेंगे। सोबिया इन्हें ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं सोबिया, तुम नहीं जानती इन जैसी नीच जात वाली वहशियों को ये अपनी अदाओं से शरीफ मर्दों को जाल में फंसा लेती हैं। मैं इसका मामला आज खुद ही निपटाऊंगी। इसे अपने बेटे की जिंदगी और कमरे से ना निकाला तो मेरा नाम भी मुबशरा नहीं। तुम देखती तो जाओ। वो जुज़बुज़ होकर अलानिया अपने खतरनाक मुकासिद सोबिया को बताने लगी। नजमा को बड़ी अच्छी तरह याद था वो गुस्सा आने पर किस कदर पागल हो जाती हैं। अगर वो अकेली होती तो कभी मुबशरा बेगम की दी हुई धमकी से ना डरती, मगर उसके साथ तो अब एक नन्ही सी जान मुल्हिक थी। इसने धमकी सुनते ही बड़ी तेजी से दरवाजा इनके मुंह पर बंद कर दिया था, जो मुबशरा बेगम को अपनी सख्त तौहीन और जिल्लत मालूम हुआ। इस तो कोड़ी की लड़की की इतनी मजाल कि मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दे। इसका दिमाग तो आज मैं ठिकाने लगाती हूँ। जाओ कमरे की चाबी लाओ। वो मुलाजमीन को देखकर गुस्से से बिफर कर हुक्म सादर करने लगी थी। नजमा बेड पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। डर और खौफ के मारे इसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। मैडम, चाबी मास्टर मुहिब के पास होती है। एनी ने डरते डरते झूठ बोला। तो ठीक है, दरवाजा तोड़ दो। आज तो मैं इसे बताकर रहूंगी इस घर की असल मालकन कौन है। ये समझती क्या है खुद को? इसे क्या लगता है मुहिब को अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर इस घर पर राज करेगी? बड़ी बहू होने का मर्तबा अपने नाम कर लेगी। इसके ख्वाबों को तो मैं आज चकनाचूर कर दूंगी। इसे इसकी सही औकात दिखाऊंगी। तोड़ दो दरवाजा। मुबशरा बेगम गुस्से से पागल हुए जा रही थी, जबकि मुलाजमीन इनके हुक्म पर खौफ के मारे एक दूसरे का मुंह तकने लगे थे। कौन सा मुलाजिम था जिसने ना देखा हो कि मोहिब अजलाल मलक कितनी इज्जत देता है उस लड़की को? सुना नहीं क्या? तोड़ दो दरवाजा। वो मजीद जोर से चीखी तो घर के दो मुलाजिम आगे बढ़े दरवाजा तोड़ने की नीयत से। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज ये सब छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलिए। सोबिया बड़े मिन्नती अंदाज में इनका बाजू पकड़कर बोली थी। सोबिया, तुम हट जाओ। उन्होंने सोबिया का हाथ बड़ी तेजी से झटक दिया था। सोबिया जान गई थी वो इन्हें नहीं रोक सकती, इसलिए जाजा को फोन करने की नीयत से तेजी से नीचे की जानिब दौड़ लगाई। हेलो जाजा, प्लीज जल्दी कर आ जाओ। मोम नजमा बाबी के कमरे का दरवाजा तोड़वा रही हैं। वो बहुत गुस्से में हैं। मैं रोकने की बड़ी कोशिश कर रही हूँ, मगर वो तो रुक ही नहीं रही। सोबिया मुकाबिल की जानिब से कॉल रिसीव करते ही बड़ी तेजी से बताने लगी थी। इसके हाथ पांव खौफ के मारे बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। मैं अभी आता हूँ, जब तक तुम मोम को रोकने की पूरी कोशिश करो। वो घर पर ही आ रहा था जब सोबिया की कॉल आई। जाजा ये सुनते ही परेशान होकर बोला था। फिर तो जैसे इसकी कार हवाओं को भी मात देने लगी।
नजमा का जहन खौफ से मफलूज हुए जा रहा था। इसने कपकपाते हाथों के साथ अपना सेल थामा। इसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। दरवाजा तोड़ने की आवाजें इसके दिल को बेकाबू कर रही थी। मुहीब, मुहीब, इसने मुहीब को कॉल मिलाई। कॉल फौरन ही रिसीव हुई, मगर ज़बानो वहशत खौफ के मारे साथ छोड़ गई थी। वो रोते हुए बोली, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? नज नज, वो अभी पूछ ही रहा था कि अचानक इसे दूसरी जानिब से एक जोरदार धमाके शोर की आवाज आई, जिस पर वो तेजी से अपनी चेयर से उठ खड़ा होकर फिक्रमंद लहजे में चीख चीख कर पूछने लगा था। मीटिंग रूम में मौजूद हर शख्स मुहीब अजलाल मलक को हैरत से देख रहा था। वो तो नहायत ही कोई खामोश सा बंदा था। बड़ी से बड़ी बात पर भी वो चेहरे पर कोई तासुर न लाता था। फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया था अचानक जो वो चीख रहा था? दूसरी जानिब अब मुकम्मल खामोशी तारी थी। ये खामोशी इसका दिल बंद कर रही थी। वो तेजी से मीटिंग रूम से बाहर निकला। छोड़िए मुझे बड़ी अम्मी, मैंने कहा छोड़िए। मुबश्शिरा बेगम दरवाजा तरवाते ही कमरे में आनन फानन दाखिल हुई थी। इसका बाजू अपनी पूरी जान से पकड़कर खींचती हुई कमरे से बाहर लेकर आई। सबके सामने ऐसे ही जाहिर किया कि वो नजमा को सीढ़ियों से खींचती हुई नीचे लेकर जा रही हैं। नजमा मसलसल खुद को आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। आह कि अचानक इसी खींचातानी में मुबश्शिरा बेगम की पकड़ से उसका हाथ आजाद हुआ और वो अपना बैलेंस बरकरार न रख सकी और पीछे की जानिब गिरी। जाजा जब लाउंज में दाखिल हुआ तो नजमा को सीढ़ियों से कलाबाजी खाते हुए नीचे गिरते हुए देखा। 2 लम्हों बाद नीचे फर्श पर वो औंधे मुंह पड़ी थी। इसके सर और जिस्म से खून निकल रहा था। नजमा नजमा, जाजा को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। वो दीवानों की तरह भागता हुआ इसके पास आया। इसके बेहोश सरापे को अपनी बाहों में भरकर हल्के हल्के हाथ से